नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जॉन मैकार्थी कृत्रिम बौद्धिकता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक 1955-56 में एक 28 वर्ष के नौजवान ने कृत्रिम बौद्धिकता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की नींव डाली थी। उसने शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चपेट में आ जाएगी। आज हमारे जीवन का हर पक्ष इस कृत्रिम बौद्धिकता से कहीं न कहीं आक्रांत है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कृत्रिम बौद्धिकता या एआई ने हस्तक्षेप किया है। आज इसके बिना जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। आए दिन हम पढ़ते हैं कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने में एआई का उपयोग किया जाएगा। सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति में एआई का उपयोग किया जाएगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति को मेंटेन करने के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कर्मचारियों के कौशल क्षमता में वृद्धि करने के लिए एआई का उपयोग कर रही है। और अब तो एआई के माध्यम से ड्राइवरलेस गाड़ियों के संचालन की बात की जा रही है। अंतरिक्ष से लेकर के पाताल लोक तक न जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां एआई की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। एआई एक हॉट टॉपिक बन चुका है चर्चा का, क्योंकि एआई ने जिस तेजी से हमारे जीवन को बदला है, उसने जीवन के सारे अर्थ बदल दिए। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बूढ़े, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, आज सभी एआई से कहीं न कहीं प्रभावित है। जब जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी क्यों नहीं प्रभावित होगी। आज एआई ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। आज एआई ने शिक्षा को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है, उसे रोचक, सर्वसुलभ और प्रभावी बना दिया है। ये एआई के प्लेटफॉर्म्स छात्रों की अभिरुचि, उनकी क्षमता और उनकी इच्छाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने लग गए। हमारे पास ऐसे एआई के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध करवा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक ग्लोबल कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है। एआई ने जहां शिक्षा की पहुंच को व्यापक बना दिया है, वहीं उसकी गुणवत्ता में विकास हुआ है, खर्च में कमी आई है, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित किया है और अब तो स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक कक्षाएं हाइब्रिड मोड पर होने लगी। बल्कि अब तो नर्सरी क्लासेस, जब बच्चा स्कूल में प्रवेश ले रहा है, उनके लिए भी कई बार जब क्लास नहीं हो पाती है कारणवश, जैसे बहुत तेज वर्षा के कारण या अन्य किसी ऐसी ही प्राकृतिक बाधा के कारण, यदि बच्चों के स्कूल बंद हैं, तो उनको एक विकल्प दिया जाता है कि वो क्यों नहीं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करें और घंटे डेढ़ घंटे उनके टीचर्स उन बच्चों को ऑनलाइन इंगेज रखते हैं। तो ये हाइब्रिड मॉडल ने भी एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति को विकसित किया है। एआई के कारण आज उच्च शिक्षा में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का जिस तरह से संतुलन किया गया है, उसने हमारी शिक्षा को पूरी तरह से बदल दिया है। इन दोनों तकनीकों ने डिजिटल दुनिया और वास्तविक दुनिया के अंतर को मिटा दिया है। वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तविकता, एक ऐसी तकनीक है जो उसके उपयोगकर्ता को पूरी तरह से कंप्यूटर जनित वातावरण में प्रस्तुत कर देती है। इसमें वास्तविक दुनिया से पूरी तरह से अलग एक नया काल्पनिक संसार हम उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें उसका जो यूजर है, उपयोग करने वाला है, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से उसमें डूब जाता है। और इसे महसूस करने के लिए एक विशेष प्रकार के वीआर हैंडसेट, ग्लव्स और अन्य कुछ विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे गेम्स में वीआर का उपयोग किया जाता है, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किया जाता है, जहां खिलाड़ी एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करता है,
जैसे वह खेल के अंदर ही एक पात्र के रूप में खुद खेल रहा है। जब हम चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, वहां भी वीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शल्य चिकित्सा और अन्य जो जटिल आयुर्वैज्ञानिक सर्जरी है, उनमें भी इसका उपयोग आजकल बहुतायत से किया जा रहा है। इसी तरह से एक दूसरा पक्ष है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जो वास्तविक दुनिया से डिजिटल तत्वों को जोड़ती है। इसका अभिप्राय है कि हम वास्तविक दुनिया के दृश्यों को वहां देख सकते हैं, लेकिन उस दृश्य को कंप्यूटर जनित ग्राफिक्स, ध्वनियों और अन्य मीडिया तत्वों के साथ जोड़ दिया जाता है। एआर में उसका जो यूजर है वो किसी उपकरण जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट या एआर ग्लासेस के माध्यम से वो अनुभव करता है। जैसे पोकेमॉन जियो गेम, जिसमें खिलाड़ी वास्तविक दुनिया में पोकेमॉन की तलाश करता हुआ दिखाई देता है। मेडिकल क्षेत्र में एआर का इस्तेमाल रोगियों की जांच और उसकी उपचार प्रक्रिया में भी किया जाता है। जैसे जो आपकी बोन्स है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है, उस पर 3D ग्राफिक्स में उन्हें दिखाना। इनमें मुख्य अंतर यही है कि वीआर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया बिल्कुल काल्पनिक होती है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी की दुनिया वास्तविक दुनिया के साथ डिजिटल तत्वों से जुड़ जाती है। वर्चुअल रियलिटी का अनुभव इमर्सिव होता है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक दुनिया में बदलाव करता है और उसके उपयोगकर्ता को वो वास्तविक दुनिया से जोड़ के रखता है। इन दोनों तकनीकों का उपयोग अब शिक्षा, मनोरंजन, खेल, चिकित्सा आदि न जाने अनगिनत क्षेत्रों में बहुतायत से किया जा रहा है। आज चैट बॉक्स के उपयोग ने और जिस तरह से डिजिटल असिस्टेंस का प्रयोग बढ़ा है, हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल दिया है। ये चैट बॉक्स जो मूल रूप से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं, जो आपको तुरंत उत्तर दे देते हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से आज कितने प्रयोग किए जा रहे हैं। ये चैट बॉक्स जैसे ही आप कोई प्रश्न डालते हैं, तुरंत उसका उत्तर देने में सक्षम है और एक प्रकार से विद्यार्थियों के सहायक बन गए। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, वो उन विद्यार्थियों के जो प्रदर्शन है, शैक्षिक प्रदर्शन है, उसका विश्लेषण करने और उन्हें उचित सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए भी उनका उपयोग किया जा रहा है। मल्टीमीडिया शैक्षिक सामग्री जो तैयार की जा रही है, उसमें वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और एनिमेटेड स्टाइल है, शैलियां हैं, उनको उस सामग्री के साथ उपयोग करके शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये काम इतना आसान भी नहीं है और सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड की। न सिर्फ भारत जैसे देश में, बल्कि दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो अभी बहुत अधिक विकसित नहीं है। वहां ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों के बीच जिस तरह से संसाधनों का अभाव है, वहां डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरी है। उस तरह का प्रशिक्षण, उस तरह की सुविधाएं, इंटरनेट की उपलब्धता, बहुत सारी ऐसी तकनीकी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, जो इस तकनीक के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए बाधक बनती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में शहर और गांवों में कहीं एक असमानता का भाव उत्पन्न करती है। दूसरी बड़ी चुनौती है डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा। ये डेटा चूंकि निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के पास है, तो इस बात का पूरा पूरा अंदेशा है कि हमारे इस डेटा का उपयोग गलत तरीके से हो सकता है। इस डेटा का उपयोग व्यावसायिक दृष्टि से हो सकता है। ये डेटा हमारी गोपनीयता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कई बार खतरा भी बन सकता है। इसलिए आवश्यक है कि इस तकनीक का उचित शिक्षण प्रशिक्षण किया जाए और सावधानी से उपयोग किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि जो शिक्षक हैं, उनका भी प्रशिक्षण किया जाए। एक सीमा तक भाषा की भी बाधा थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से इन मशीनों का शिक्षण प्रशिक्षण किया जा रहा है, अब भाषाई बाधा को हमने काफी हद तक दूर कर लिया है। प्रारंभ में यह केवल अंग्रेजी तक सीमित था, लेकिन अब अनेक भाषाओं में
भारतीय भाषाओं सहित अनेक विदेशी भाषाओं में ये एआई जो है अब काम करने में सक्षम है। उनका इस प्रकार से प्रशिक्षण जो है वो किया जा रहा है। एक और समस्या है कि एआई आधारित जिस तरह का अध्यापन हो रहा है या जिस तरह से एआई पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है, क्या यह हमारे विद्यार्थियों में, शिक्षकों में उनकी जो रचनात्मक क्षमता है, उनकी जो प्रयोग धर्मिता है, उनकी जो प्रयोगशीलता है, उनकी जो सृजन क्षमता है किसी एक चीज को समझने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कहीं उसको तो प्रभावित नहीं कर रही है। कहीं हमने हमारी इस विरासत को, इस बौद्धिक विरासत को गिरवी तो नहीं रख दिया है एआई के सामने। हम जब एक विषय के ऊपर जूझते थे, मानसिक श्रम करते थे, तो कहीं ना कहीं हमें एक आनंद की अनुभूति होती थी। जब हम पुस्तकालयों में जाकर के, भौतिक पुस्तकालयों में जाकर के जिस तरह से पुस्तकें पढ़ते थे, उन छपे हुए शब्दों की खुशबू का एहसास करते थे, हम कितनी तरह से उस विषय को समझने का प्रयास करते थे। लेकिन आज एआई क्षण भर में हमारे सामने अनेक प्रश्न उपलब्ध करा देता है। क्या यह हमारी रचनात्मकता पर कहीं प्रहार तो नहीं है? जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है, डिजिटल संसाधनों पर जिस तेजी के साथ हमारी पहुंच बढ़ती जा रही है, इसी के साथ ये खतरे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब हम पीछे नहीं लौट सकते। इस तकनीक को अपनाना हमारे लिए अपरिहार्य हो गया है। इसके लिए आवश्यक है हम सजग, सचेत होकर के इनका उपयोग करें। प्रौद्योगिकी ने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अब इसके उपयोगों की व्यापकता और पहुंच बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। आज हमने कई तरह की स्मार्ट डिवाइस तैयार कर ली है। अनेक तरह के वेब आधारित पाठ्यक्रम हमारे सामने हैं, जो इन विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से सहयोग और मदद कर रहे हैं। एआई की जो विभिन्न तकनीकें हैं, उसमें सबसे प्रमुख है चैटबॉट्स। ये चैटबॉट्स एआई आधारित ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे शैक्षिक ऐप्स हैं जो विद्यार्थियों को सहज रूप से उपलब्ध हैं और विद्यार्थी इनका आसानी से उपयोग भी कर सकने में सक्षम है। क्लासेस जहां छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, वे छात्र जिनके पास अपने आईपैड्स हैं, लैपटॉप है, इनके माध्यम से संवाद कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये चैटबॉट्स कई तरह से उनको आज मदद करने में सक्षम है। एआई एंकर्स की बात तो आपने सुनी है। अब हम एआई ट्यूटर्स और एआई टीचर्स के दौर में आ गए हैं। ये एआई ट्यूटर्स, एआई टीचर्स विद्यार्थियों को शिक्षित, प्रशिक्षित करने की क्षमता रखते हैं। क्या आने वाले समय में ये एआई ट्यूटर्स और एआई टीचर्स हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिस्थापित कर देंगे, इनका स्थान ले लेंगे? इस प्रश्न पर हम थोड़ी देर बाद विचार करेंगे कि क्या संभावनाएं आगे हो सकती है। लेकिन अभी शिक्षकों ने जो इनको कार्य सौंपे हैं, उन्हें ये तुरंत संपन्न कर देते हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का शमन जल्दी कर देते हैं, समाधान तुरंत प्रस्तुत कर देते हैं। अब हो सकता है आने वाले समय में ये एक प्रमुख माध्यम के रूप में उभरे और हम ये कहते रहें कि नहीं, शिक्षक का तो महत्व है, क्योंकि चैटबॉट्स में भावनाएं नहीं है। वो वही सामग्री आपको देगा जो उसमें फीड की जा चुकी है। आज चैटबॉट्स का उपयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है और अनेक ऐसे ऐप्स तैयार कर लिए हैं जो आपको तुरंत संबंधित क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। आज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसे आप एलएमएस कहते हैं। इस तकनीकी दौर में शिक्षा के विकास के साथ हम तुरंत अपडेट भी होना चाहते हैं और यह अपडेट संभव है एलएमएस तकनीक के प्रयोग से। यह एलएमएस तकनीक एक ऐसी पद्धति है जो स्कूल या कॉलेज की जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, उनको वो मैनेज कर सकने में सक्षम है। कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ रोबोटिक्स का जिस तरह से प्रयोग होने लगा है, उसने भी शिक्षकों और विद्यार्थियों को काफी लाभ पहुंचाया है।
रोबोटिक्स का जिस तरह से विकास हो रहा है, ये विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों में मदद करने के लिए तैयार होंगे। ये तकनीक तभी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा सकेंगी जब आकर्षक शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए व्यू रचना तैयार की जा सके। जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि प्राय यह बात की जाती है कि एआई के पास भावनाएं नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से शोध अनुसंधान किया जा रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब इन एआई उपकरणों में मनुष्य भावनाओं का भी संचार कर देगा। आज यह कल्पना उपन्यासों में या फिल्मों में तो संभव हो रही है, यथार्थ रूप में संभव नहीं हुई है, लेकिन पहले भी जो कल्पनाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में थी, जो इस तरह के विज्ञान आधारित जो हमारे उपन्यास थे, धारावाहिक थे, उनमें जिस तरह की कल्पनाएं की गई थी, आज मनुष्य ने उन कल्पनाओं को साकार कर दिया है। आज ये एआई उपकरण हमसे सीधा संवाद करते हैं। आपकी अपनी भाषा में जो भाषा वो समझते हैं, हम उनसे घंटों बातचीत कर सकते हैं और वो आपको लगातार जवाब देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कल इनमें हम भावनाओं का संचार भी करते हैं। वो स्थिति कहीं ऐसा ना हो मनुष्य और मशीन आपस में एक दूसरे के खिलाफ, या मशीन एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाए। कुछ समय पहले एक खबर छपी थी, सियोल में एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली। अभी कुछ दिन पूर्व चीन के एक शहर में एक कंपनी के रोबोट ने दूसरी कंपनी के 12 रोबोट का अपहरण कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में एक घटना कैद होती है जब एक छोटा रोबोट किसी शोरूम में घुसता है और एक बड़े रोबोट से संवाद करते हुए कहता है कि आपने बहुत काम कर लिया, आइए चलो बाहर चलते हैं, और वो बाहर निकल जाता है। हालांकि ये सब गलतियां उनकी जो वो सिस्टम है उसमें कहीं मानवीय भूल के कारण हुई है। आज की तारीख तक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोई रोबोट आत्महत्या नहीं कर सकता, कोई रोबोट किसी का अपहरण नहीं कर सकता, यह केवल मानवीय गलती से ही हुआ है। आप कल्पना कीजिए, यदि मनुष्य से ऐसी ही कोई गलती हो गई तो यह तकनीक हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है। किस तरह से यह मानवीय सभ्यता के लिए, हमारे शैक्षिक व्यवस्था के लिए घातक हो सकती है। यहां मनुष्य को भी संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि मशीनें उसको गुलाम न बना सकें, बल्कि मशीन उस मनुष्य की चेतना की गुलाम बने। इसीलिए आज बात की जा रही है, भारत सरकार ने भी इस दृष्टि से चिंतन मनन किया है। योजना आयोग ने एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है जिसमें एक एथिकल कमेटी बनाने की बात की गई है, एथिकल गवर्नेंस की बात की गई है। एआई से जुड़े हुए जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर विचार किया जा रहा है। ऐसी कमेटीज बनाने की बात की जा रही है जहां बिना किसी भेदभाव के यह तकनीक सभी के लिए उपलब्ध हो, लेकिन उसके साथ जो उसके नैतिक आधार हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम आचरण में ला सकें। जो हमारा निगरानी तंत्र है वो जवाबदेह बन सके, अन्यथा भविष्य के लिए यह एक खतरा होगा। हमारी शिक्षा के साथ उस मानवीयता का, भावना का स्पर्श बना रहना चाहिए, अन्यथा हम कैसे टेक्नोक्रेट तैयार करेंगे ये हम स्वयं सोच सकते हैं, जो हमारे नैतिक और भावनात्मक विकास के लिए घातक साबित होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक संसाधनों का निवेश किया जा रहा है। वित्तीय और तकनीकी संसाधन जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो आने वाले एक नए भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। नियमित रूप से लगातार हो रहे अध्ययन अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग के पदार्पण की आहट है। एआई 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संकुचित एआई या नैरो एआई। यह एआई वो होते हैं जो वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित है। इसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। यह उस कार्य को मानव स्तर या उससे बेहतर प्रदर्शित कर सकने में सक्षम होता है।
उदाहरण के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीक या शतरंज आदि जैसे गेम खेलने वाला कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम। दूसरा एआई होता है सामान्य एआई या जनरल एआई। यह एक ऐसा एआई होता है जो उसी प्रकार से बौद्धिक कार्य कर सकने के लिए सक्षम है जैसे मनुष्य करता है। उसमें उसी प्रकार की कुशलता होती है। वर्तमान में यह एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एआई है वो एक विशिष्ट कार्य कर सकने में सक्षम है, जबकि जनरल एआई विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी हो सकेंगे। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। तीसरा एआई है सुपर इंटेलिजेंट एआई। भविष्य की एक कल्पना है जिसमें एआई सभी क्षेत्रों में मानव मस्तिष्क से अधिक स्मार्ट हो जाएंगे। जो हमारे रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, उनके अनुसार यह एआई का अगला चरण है। और आप सोच सकते हैं कि मानवता के लिए यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है जब यह एआई या कृत्रिम बौद्धिकता मानवीय मस्तिष्क को भी पीछे छोड़ देगी। इसलिए आज आवश्यकता है हम एक ऐसी एआई प्रणाली तक सीमित रहें जो नैतिक रूप से भी कहीं जिम्मेदार रहे। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 में प्रकाशित हुई थी, एक अनुमान के अनुसार एआई का बाजार भारत में 2025 तक 7.8 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। और एआई का जो सॉफ्टवेयर बाजार है वो 2025 तक 6.4 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 18.1% है। आप कल्पना कर सकते हैं आने वाले दौर में एआई का बाजार कितना व्यापक और विविध होगा। इसी प्रकार एआई 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकने में सक्षम होगा। भारत सरकार ने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। 2022 से 27 तक इसके लिए 3054 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस योजना के तहत 9 लाख विद्यार्थियों को एआई और अन्य तकनीकों से का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR इसकी शुरुआत की गई है, जो व्यक्तिगत शिक्षण, डेटा आधारित निर्णय और एआई समर्थित सेवाओं पर केंद्रित है। तो पीएम ई विद्या योजना के तहत भारत सरकार ने अनेक तरह की योजनाएं शुरू की हैं जो एआई तकनीक को व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां निवेश किया जा रहा है एआई के संदर्भ में। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जिस तरह से डिजिटल एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, तो निश्चित मानिए आने वाले समय में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक एआई की गिरफ्त में हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था आ चुकी होगी। एआई से जुड़े हुए अनेक तरह के कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं और एआई और मशीन लर्निंग आधारित विभिन्न भाषाओं के पाठ्यक्रम एक नई दुनिया हमारे सामने लाने वाले हैं, जहां कोई भाषाई बंधन नहीं होगा। आज इस एआई के माध्यम से आप भाषा सीख सकते हैं, अनुवाद संभव है, इंस्टेंट अनुवाद, रियल टाइम में अनुवाद संभव है। अब जो अभी भाषाई जो बाधाएं आती हैं क्लास में, यदि अध्यापक किसी एक भाषा में पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी उस समय उसे अपनी भाषा में सुनना समझना चाहता है, तो एआई के माध्यम से उसके लिए संभव होगा कि वो उसी क्षण उसे अपनी अपेक्षित भाषा में अनुवाद कर सके। तो इस प्रकार आने वाला समय जिस तरह से प्रतिस्पर्धी होगा, जिस तरह से तकनीक आधारित होगा, वह हमारे सोचने समझने की क्षमताओं से लेकर के हमारे रोजगार के क्षेत्र में भी एक नए अध्याय का सूत्रपात करेगा। नीति आयोग ने जो दृष्टिकोण पत्र जारी किया है, उसमें
एक जिम्मेदार एआई, रेस्पॉन्सिबल एआई के साथ साथ 7 सिफारिशें दी है, जिसमें एआई और नैतिकता परिषद के गठन की महत्वपूर्ण बात की गई है। इसके अलावा नीति आयोग ने कहा है कि एआई की पारदर्शिता और समझ को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी प्रणालियां विकसित करनी होगी ताकि लोगों को यह समझ में आए कि एआई के माध्यम से निर्णय कैसे लिए जाते हैं तथा इन निर्णयों की जिम्मेदारी को किस प्रकार से तय किया जाए। नीति आयोग ने यह भी कहा कि एआई प्रणालियों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे किसी भी तरह पक्षपाती निर्णय न लें, क्योंकि अंततः आप ही उसमें सारा जो उनका प्रोग्रामिंग है वो तय करते हैं और आप अपने आग्रह पूर्वाग्रह के अनुरूप उन मशीनों को ढाल सकते हैं। इसलिए नीति आयोग ने कहा है कि हमें ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी कि एआई किसी प्रकार का पक्षपात जो है वो नहीं करे। इसी तरह डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर भी विशेष ध्यान रखा है और इस बात की आवश्यकता को रेखांकित किया है कि डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए उचित प्रशिक्षण किया जाए और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को पूरी तरह से मेंटेन किया जाए, उसका पालन किया जाए। इसी प्रकार मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भी एआई प्रणालियों को प्रभावी ढंग से डिजाइन किया जाना चाहिए। नीति आयोग ने एआई के प्रभाव को समाज पर सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश की है। समाज के लिए लाभकारी और मानवता के लिए हित में एआई का उपयोग हो, इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए एआई का उपयोग किया जाए, यह आवश्यकता हमारे देश की नीति आयोग ने महसूस की है और इसके लिए एक निगरानी और जिम्मेदारी के प्रभावी तंत्र को बनाने की भी बात की गई है। अब चुनौती हमारे सामने यह है कि क्या शिक्षकों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। आज की तारीख में, आज के दिन एआई भले ही ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम है, लेकिन वह विद्यार्थी की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों को कैसे पूरा कर सकेगा, इसमें अभी संदेह है। शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों का एक व्यक्तिगत संबंध भावनात्मक स्तर पर जुड़ता है। वो उसके करियर से लेकर के जीवन में आने वाली अनेक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है, जो एआई के लिए शायद आज समझना कठिन है। शिक्षक जिस तरह से संदर्भ और व्याख्या के साथ पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है, किसी मुद्दे को, किसी समस्या को समझा सकता है, किसी जटिल विषय को सरल ढंग से समझा सकता है, वो एआई के लिए अभी संभव नहीं है। जो आलोचनात्मक समझ की बात है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, जिसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कही गई है, वो अभी एआई के लिए संभव नहीं है। उसके लिए एक शिक्षक का प्रभावशाली होना या प्रभावी शिक्षण की व्यवस्था को स्थापित करना हमारे लिए आवश्यक है। एक शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ाना नहीं होता है, वो केवल पाठ्यक्रम का शिक्षक नहीं है, वह विद्यार्थी के जीवन का शिक्षक है, उसके जीवन निर्माण का शिक्षक है, जो उसके अंदर आत्मविश्वास का भाव जागृत करता है, जो उसे दिशा बोध देता है। लेकिन एआई के कारण शिक्षकों की भूमिका निश्चित रूप से बदलेगी। अब शिक्षक केवल सूचना प्रदान करने वाला प्राणी मात्र नहीं रहेगा। शिक्षक अब फेलिसिटेटर होगा, एक गाइड के रूप में विद्यार्थी को पथ प्रदर्शित कर सकेगा, छात्रों के साथ सहयोग स्थापित करते हुए इंटरेक्टिव तरीके से शिक्षण दे पाएगा। शिक्षण की जो पारंपरिक बोरियत है उसको दूर करके नए रोचक ढंग से वो अपना जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो करने के लिए उसे आगे आना होगा। डेटा विश्लेषण और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं को एआई के माध्यम से उपयोग करने की दिशा में उसे आगे बढ़ना होगा। आने वाले समय में शिक्षा निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी निर्भर अधिक होगी। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षक की भूमिका गौण होती चली गई तो छात्रों का विकास एकांगी हो सकता है। एआई नैतिकता, सहानुभूति और सांस्कृतिक विविधताओं को समझाने में उसके सीमित क्षमताएं हैं, तो हम एक नई चुनौती के दौर में आ जाएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों का महत्व कम होता चला जाए। केवल सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी कक्षाओं में नहीं आएगा, इन चीजों के लिए वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा की पहुंच बहुत व्यापक होगी, दूर तक होगी और शायद विश्वविद्यालय केवल शोध अनुसंधान के केंद्र बनकर के रह जाएंगे। आने वाला समय हाइब्रिड मॉडल का होगा। हम देश दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए विशेषज्ञ के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे। हमें अपनी नई स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। एआई, डेटा एनालिटिक्स
और प्रौद्योगिकी के साथ साथ हमें उसके स्किल्स को भी सीखना होगा। नए पाठ्यक्रमों को हमें शुरुआत करनी होगी जो एआई से जुड़ी हुई नई भूमिकाओं को तैयार करने में सहयोगी हो सके और शिक्षक भी इनको पढ़ाने के लिए तैयार हो सके। आने वाले एक दशक में शिक्षक विश्वविद्यालयों में ज्ञान के स्रोत होने के साथ साथ उनके सामाजिक, नैतिक और व्यावसायिक जीवन के तैयार करने वाले मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका को उन्हें निभाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। नए सिरे से अपनी प्रासंगिकता को व्याख्यायित करना पड़ेगा। जहाँ कक्षाओं में बहुत अधिक विद्यार्थियों की संख्या है, वहां शिक्षक के लिए बहुत चुनौती होती है हर विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। ऐसी स्थिति में उसे उस बढ़ती हुई रफ्तार के साथ कदमताल करने में चुनौती आएगी। पाठ्यक्रम में जिस तेजी के साथ बदलाव हो रहा है, शिक्षकों को अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए लगातार अपडेट होना पड़ेगा। शिक्षक विद्यार्थियों को संवाद, सहानुभूति और नेतृत्व कौशल के माध्यम से एक ऐसी टीम स्पिरिट की भावना विकसित करने में सक्षम होंगे कि विद्यार्थी समाज के लिए एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। इस प्रकार जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास हो रहा है, आने वाले दौर में नई चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, नए संदर्भ आएंगे। हमें उन्हें समझकर अपने आप को आने वाले दौर में तैयार करना होगा। ज्यादातर कक्षाएं ऑनलाइन सिमट रही हैं। यूजीसी के जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, अधिकांश कार्यक्रम ऑनलाइन मोड पर सिमट गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए, भले ही इसके साथ कई चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें इस सिस्टम के साथ कहीं सकारात्मक रूप से जुड़ करके भविष्य की तैयारी के लिए अभी से ही एक उसके लिए माहौल तैयार करना होगा, ताकि इस बदलती व्यवस्था में हम अपने आप को कहीं सहज महसूस कर सकें। क्योंकि जब भी कोई नई तकनीक आती है, अपने साथ नई चुनौतियां और नई संभावनाएं लेकर के आती है। हमें उन चुनौतियों के बीच उन नई संभावनाओं के सकारात्मक पक्षों को तलाशते हुए अपने भविष्य निर्माण के लिए शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के रूप में इस देश के एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।